वैसे तो हम सबको लगता है कि यूजीसी नेट इतना डिफिकल्ट एग्जाम है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हो सकता, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स मानते नहीं है जब हम एज टीचर्स भी आपको बताते हैं कि बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क यहाँ रिक्वायर्ड है। एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी आज मेरे पास है जिन्होंने एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट में, जिसमें वन ऑफ द हाईएस्ट स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, नेट को एक नहीं बल्कि दो सब्जेक्ट्स में क्वालिफाई किया है, इन कॉमर्स एंड इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट भी बनता है जहाँ पे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं, सिर्फ टीचिंग या रिसर्च नहीं है, बल्कि आप गवर्नमेंट थिंक टैंक्स में या फिर पॉलिसी मेकिंग में भी आप जाकर अपने करियर को बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए और इन स्टूडेंट की जो है एक स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ शिवानी शर्मा को। हाय शिवानी। हाय। वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। थैंक यू। तो इट्स लवली टू हैव यू हियर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या रीज़न आपके पास रहा था नेट को क्वालिफाई करने का, वो भी दो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में आपने क्वालिफाई किया हुआ है। तो कैसे सोचा, कहाँ से सोचा नेट के बारे में आपने? तो बेसिकली जहाँ तक कॉमर्स और स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स की बात है, तो मुझे स्टार्टिंग से ही 11th में मेरे पास ये सब्जेक्ट आया था और तब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया और स्टार्टिंग से ही मुझे ये सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुझे बहुत अच्छा लगता था इसको कंसेप्चुअली पढ़ना और मुझे समझ में भी आता था, हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो इसीलिए मुझे फिर बाद में मास्टर्स करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं खुद इतना अच्छे से इसको समझ सकती हूँ, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है, तो नेचुरल सी बात है कि शायद मुझे इसे पढ़ाने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। सो यही रीज़न था जिसकी वजह से मैंने फिर इस एग्ज़ाम के लिए यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर किया एंड देन आई क्वालिफाइड। एंड जैसे मैंने प्रोस्पेक्ट्स की बात की, सिर्फ टीचिंग और रिसर्च ही नहीं है, इकोनॉमिक्स में ऐसा और भी नहीं होता है। prospects ये एक मिसकंसेप्शन होता है एक्चुअली यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में नॉर्मली, कि इसमें आपको सिर्फ टीचिंग या रिसर्च रिलेटेड प्रोस्पेक्ट्स या अपॉर्चुनिटीज़ ही मार्केट में अवेलेबल होती हैं, बट ऐसा नहीं होता है। टीचिंग और रिसर्च तो है ही, मतलब रिसर्च के थ्रू टीचिंग इज वन साइड और रिसर्च के थ्रू यू कैन पब्लिश योर पेपर्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स लिख सकते हैं आप न्यूज़पेपर्स में। इसके अलावा जैसे हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे नीति आयोग, थिंक टैंक ऑफ द कंट्री, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में भी इकोनॉमिस्ट्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए उस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, हर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में उनको भी इन चेंजिंग इकोनॉमी के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना है, तो दे ऑलवेज नीड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इकोनॉमिक एनालिस्ट। तो इकोनॉमिस्ट्स की हमेशा ज़रूरत कॉर्पोरेट्स में भी पड़ती है, तो यू ऑलवेज हैव दैट अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू। उसके अलावा जैसे हमने गवर्नमेंट मशीनरी थिंक टैंक के बारे में बात किया, इंटरनेशनल लेवल पे भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारी, जिसमें भी आपको फर्दर मतलब यूनाइटेड नेशंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मतलब ये काफ़ी बड़ी चीज़ें हो गई, बट ऑब्वियसली आपको सब्जेक्ट नॉलेज इस एग्जाम के थ्रू बहुत अच्छी मिलेगी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ओनली। तो यहाँ से आपको एक थरो नॉलेज अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं शिद्दत से, तो आपको मिलेगी, और उसके बाद फिर फर्दर अपनी स्किल्स को एनहांस करते हुए there are a lot of ample opportunities available in front so you of can diversify from there, but the beginning happens from here essentially. बहुत beautifully आपने इसको present किया। तो आपका background ये फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स क्यों पढ़ना आपने सोचा कि ये मैं पढ़ूंगी आगे? एक्चुअली इनिशियली तो इकोनॉमिक्स मतलब कॉमर्स मैंने इसलिए चूज किया था बिकॉज आई डिडंट वांट टू स्टडी साइंस। शुरुआत वहाँ से हुई थी, बट वैसा रहा नहीं। जब मैंने कॉमर्स लिया तो उसके बाद बोथ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स स्पेसिफिकली, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सो दैट इज व्हाई आई टुक इट। और मेरी क्वालिफिकेशन इस हिसाब से है कि आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है बिजनेस इकोनॉमिक्स में फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके बाद एज यू ऑलरेडी टोल्ड आई हैव क्वालिफाइड नेट इन कॉमर्स इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो। इसके अलावा हाँ, एक आपने जब स्कोप की बात की थी कि क्या है, तो उसमें एक स्कोप हमारे इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक इंडिया में कवेटेड कुछ एग्जामिनेशंस भी होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, आरबीआई ग्रेड बी का एक DPR का एग्जाम होता है। तो उसमें उनका सिलेबस और ये जो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस है, दे आर मोर और लेस रिलेटेबल, ऑब्वियसली वो डीप हैं, हाँ, बट दे आर रिलेटेबल, मतलब वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं जो टॉपिक्स होते हैं। तो आप इसके लिए प्रिपेयर करेंगे तो इन फ्यूचर अगर आप कभी चाहेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट हुआ, तो आप आराम से उन एग्जाम्स के लिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा उसमें। वैसे तो ऑलरेडी when you become an assistant professor वो एक ग्रेड ए लेवल ऑफिसर ही होते हैं आप, राइट। मतलब अगर आप उससे भी ऊपर जो है, अगर आप कुछ बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं, यू ऑलवेज हैव दैट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बिल्कुल। सो जैसे मैंने सबको बता ही दिया कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, मुझे लगता है बहुत ही कम लोग होते हैं जो ये क्रैक कर पाते हैं कोड को। तो क्या स्ट्रैटेजीज आपने यूज की थी इसके लिए?
सो कमिंग टू द स्ट्रैटेजी, सबसे पहले तो मतलब जो मेरा फोरमोस्ट, जो मैं हमेशा ही खुद को बोलती हूँ और सोचती हूँ इसके बारे में, कि सबसे पहले तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना अगर शुरू करना है तो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आप रोट लर्निंग से नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि आप जो भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेंगे। रोट लर्निंग नहीं करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। अगर आप कंसेप्चुअली पढ़ेंगे तो ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज एग्जाम आपको इन वन वे और दी अदर ट्विस्ट कर देगा और फिर यू वोंट बी एबल टू डू इट, मतलब चांसेस आपके कम रहते हैं उसमें। देन सब्जेक्ट और सिलेबस की जहाँ तक बात है, तो सबसे पहले हमें हमेशा, जो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सब सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें हमेशा हमें उन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जो कि जिनका जो व्हाट डू वी कॉल दैट, जो ROI जैसे रेट ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कंसिडरेबल ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कि उन यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं उनसे। हाँ, तो कंसिडरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिन सब सब्जेक्ट से जो मेजर होते हैं उस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो इसके लिए मुझे, मतलब जो पास्ट ईयर्स के थ्रू मैंने देखा वो ये था कि जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये ऐसे सब सब्जेक्ट्स हैं जिनसे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने सबसे ज्यादा फोकस और इन्हीं पे किया सबसे पहले। ऑल्सो इसमें एक चीज़ है कि जब आप इन कंसेप्ट्स को पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के, तो जैसे मार्केट में नेट के लिए बुक्स भी अवेलेबल होती हैं, बट उसमें क्या होता है कि वो बहुत अच्छी बुक्स हैं फॉर प्रैक्टिस, बट उसमें से अगर आप कोई कंसेप्ट कवर करना चाहेंगे तो आपको उसकी एक थॉरो नॉलेज नहीं मिल पाएगी, मतलब आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। तो जो मास्टर्स के लिए रिकमेंडेड कोर बुक्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यू हैव H.L. आहूजा, in case of macro you have Froyen, in case of international you have Dominic Salvatore, इंडियन इकोनॉमी के लिए मिश्रा एंड पुरी इज रिकमेंडेड, बहुत हाईली रिकमेंडेड। तो हमेशा कोर बुक्स से आप अपने कंसेप्ट्स को कवर करें, कंसेप्ट को सिलेबस में से देखें या बुक, नेट बुक में से कहीं से भी उनको वहां से कवर करें, एंड देन फॉर प्रैक्टिस यू कैन मूव टू, फॉर फर्दर प्रैक्टिस यू कैन एन नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज, एन नंबर ऑफ in our 24/7 also बिल्कुल they provide a lot. सो एक मतलब स्टूडेंट्स, मैं जब बार बार बोलती हूँ कि रिवीजन की जरूरत है बेटा, प्रैक्टिस की जरूरत हाँ, है, तो उसी पे मैं आने वाली थी। तो वो मानते नहीं, उनको लगता है कि ये ऐसे कहने की बात है, बट हाँ, आपकी स्ट्रैटेजी में भी रिवीजन और प्रैक्टिस ने एक रोल प्ले किया। बिल्कुल, मेरी स्ट्रैटेजी में 3-4 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिन्होंने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है। उसमें ऐसा है कि एक तो जब आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो आप यू ऑलवेज शुड प्रिपेयर योर ओन नोट्स। आपको हमेशा प्रिसाइज फॉर्म में, छोटे फॉर्म में, हमेशा मैं अपने खुद नोट्स प्रिपेयर करती थी। उससे हेल्प ये मिलती है कि एग्जाम में लास्ट में जब आपके पास टाइम लिमिटेड होता है और यू हैव टू रिवाइज ऑल द कंसेप्ट्स, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है और अपने बनाए हुए नोट्स बहुत अच्छे से खुद को समझ भी आते हैं। आपके सारे कंसेप्ट्स विद इन फ्यू आवर्स रिवाइज हो जाते हैं। तो यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर योर नोट्स। उसके अलावा यू शुड प्रैक्टिस अ लॉट। मतलब ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट पढ़ के भी आप अपना क्वालिफिकेशन इंश्योर कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो रेगुलरिटी के साथ आपके माइंड में रहेगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उसके अलावा यू शुड मेंटेन योर स्पीड, मतलब आई यूज टू मेंटेन माई स्पीड। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी क्वेश्चन के ऊपर 5-10 मिनट लगा रही हूँ। अगर मुझे नहीं आता है तो मैं आगे मूव कर जाती थी। अगर मेरे पास बाद में एग्जाम टाइम बचा है तो फिर मैं वापस उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकती हूँ। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है प्रिपरेशन में, दैट यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। उससे 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो ये है कि एग्जाम में जब आप जाएंगे तो चांसेस पूरे हैं कि जब भी आपने कभी कहीं पढ़ा था वो आपको दिमाग में आएगा, याद रहेगा, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये क्या, इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर कंसिस्टेंट। तो इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस और उसका आपके परफॉर्मेंस पे सीधा इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक ऑल्सो यूजीसी नेट पेपर 2 में हमारा सिलेबस इतना वास्ट है। मतलब आई टीच इंग्लिश एंड आई नो फॉर श्योर दैट माई सिलेबस इज ओनली प्रेडिक्टेबल अप टू perhaps 60-70%. एग्जैक्टली, सिलेबस बहुत वास्ट है। वो एंड का 20-40% सिलेबस हमेशा अनडिफाइंड रहता है। करेक्ट। और वो पेपर आपको सरप्राइज करेगा ही करेगा। तो वहां मान के चलो कि जितना आप करके जा रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से करें। ये करना जो है आपके लिए जरूरी रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मिस हो गई वो ये है कि एक तो आप अपनी इकोनॉमिक्स को पढ़ते वक्त, सिंस हम इकोनॉमी के सराउंडेड हैं इकोनॉमी से ही, तो हमें एक तो अपनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को अपडेटेड रखना है पढ़ते वक्त। जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल है, रेपो रेट है, तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको पता होना चाहिए कि अब रेपो रेट इतना है। आप
पहले वाली इन्फॉर्मेशन आप अपनी इन्फॉर्मेशन को आउटडेटेड ना रखें, अपडेटेड लेटेस्ट बजट वगैरह आ रहा है उनको, बजट और इकोनॉमिक सर्वे और डेली न्यूज से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। राइट। So तो आप that मतलब is one न्यूज़पेपर्स thing. वगैरह भी कुछ रेकमेंड करती थी अपनी करंट अफेयर्स को पॉलिश रखने के लिए? मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए तो हमेशा मतलब आई लाइक द हिंदू वेरी मच, बट पीपल ऑल्सो रिकमेंड इंडियन एक्सप्रेस फॉर दैट। राइट। इंडियन जो इकोनॉमिक टाइम्स होता है वो 2 इकोनॉमिक टाइम्स है, बट उसमें ऐसी आपकी प्रिपरेशन पर्पस सॉर्ट ना हो शायद, बट Right. हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में पर्टिकुलरली आई थिंक जो उनका जो भी एडिटोरियल्स हैं, एडिटोरियल पेज, द पर्सपेक्टिव पेज, द बिजनेस पेज, It's very 3 important. इंपॉर्टेंट Very पेजेस होते हैं important. उसमें, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, ठीक है। अच्छा, ये बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं नहीं बहुत सिंपल पेपर है, बहुत कम टाइम में भी तैयारी हो जाती है। कुछ बोलते हैं नहीं बहुत ही डिफिकल्ट है मैम, हमें 2-2 3-3 साल से बैठे हैं, हमारा एग्जाम ही नहीं क्लियर हो रहा। सो यूजीसी नेट इज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, मिथ और रियलिटी? एक्चुअली इट इज़ अ रियलिटी फॉर द पीपल जो 2 चीज़ें नहीं करते हैं। एक तो कंसिस्टेंट नहीं है अपनी प्रिपरेशन में, और जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और जो ये इकोनॉमिक्स के लिए तो स्पेसिफिक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसे समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए 2 चीज़ें हैं, एक तो आप रेगुलर रहें अपनी प्रिपरेशन में, और दूसरा आप हर चीज़ को समझ के समझें और उसके बाद प्रैक्टिस पे जाएं, फिर उसके बाद पास्ट ईयर्स पे जाएं। बिल्कुल। तो आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। Not that difficult after all. No, it is not at all difficult. One more thing I would like to mention. Definitely, for sure. रह गई। So मैं अपने आप को क्या बोलती थी हमेशा थ्रू आउट द प्रिपरेशन कि आई हैव टू एम फॉर JRF। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मुझे नेट ही क्वालिफाई करना है, या अभी नेट की ज़रूरत है, या नेट ही हो जाए तो बहुत है। ऐसा बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए, और इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी भी नहीं चाहिए। यू शुड ऑलवेज एम फॉर JRF। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया तो JRF भी निकल जाए, क्या पता, अदरवाइज नेट तो कहीं मिनिमम नेट तो निकल जाएगा। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी क्लोजिंग लाइंस थी हमारे सेशन के लिए, और बहुत ही मोटिवेटिंग रहा होगा आई एम श्योर हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। तो जितने भी लोग या तो इकोनॉमिक्स में ही या कॉमर्स में ही नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, या फिर इन जनरल ही नेट को क्वालिफाई करने के लिए देख रहे हैं, आई थिंक शिवानी ने हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइसेस दी हैं जो हमारे सभी लर्नर्स, व्यूअर्स को और सभी पोटेंशियल नेट गिवर्स को बहुत बहुत मदद करेगा। शिवानी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कभी हम फ्यूचर में आपको हमारे चैनल पर भी बुला सकें। आई एम श्योर आपकी स्ट्रैटेजीज और आपकी नॉलेज बेस जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत मदद करेंगे। सो थैंक यू सो मच हमें आज अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे हमारी सभी फैकल्टीज 1 साल से डेडिकेटेड हैं आप तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने के लिए। इसलिए प्रॉबेबली जब हमारा फैमिली बहुत बड़ा भी नहीं था, हमने हर अटेम्प्ट में आपको जो है यूजीसी और JRF सिलेक्शंस दिए हैं। जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती जा रही है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें तो बस इसी चीज़ में खुशी मिलेगी कि हमसे पढ़ के आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसके लिए हम एज फैकल्टीज हमेशा डेडिकेटेड रहेंगे आपकी तरफ। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी सेशन को देखने के लिए। ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को यूजीसी नेट अड्डा 24/7। और मैं हूँ आपकी अपनी प्रोफेसर ऐश्वर्या पुरी। थैंक यू।